नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है चिपको आंदोलन, या इसी को हम लोग चिपको मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये वीडियो आप लोग, ये टॉपिक का नाम पहले से आप लोग कुछ न कुछ इसके बारे में जानते होंगे, सुने होंगे। आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख रूप से जानेंगे कि चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन कहाँ से और कब शुरू हुआ था, इस आंदोलन को शुरू करने में और फेमस करने में किनका किनका योगदान है, या ये कहें कि चिपको आंदोलन के सूत्रधार कौन कौन थे। चिपको आंदोलन को शुरू करने के पीछे का रीजन क्या था, चिपको आंदोलन का प्रमुख स्लोगन क्या था, चिपको आंदोलन का 5F प्रिंसिपल क्या है, इस चिपको आंदोलन का प्रमुख सक्सेस क्या हुआ, और लास्ट में जानेंगे कि चिपको आंदोलन का सजेशन क्या है, मतलब कौन कौन से सुझाव चिपको आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो कि दिए गए, या कौन कौन सी शर्त रखी गई कि अगर इन बातों को अगर हम लोग फॉलो करें भविष्य में, तो हम लोग अपने इकोसिस्टम को, अपने जो कि बायोडाइवर्सिटी को हेल्दी रख सकते हैं और हम लोग भी हेल्दी रह सकते हैं। एक चीज़ और है कि आज की वीडियो आप लोग बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आप लोग पहले भी इसके बारे में पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन आप लोगों को 8-10 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आज के वीडियो में जो आप लोग इसके पहले इतने व्यवस्थित ढंग से, इतने अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या आप लोग नहीं सुने होंगे। तो हम लोग ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए, शुरुआती दौर में इसका नाम था चिपको मूवमेंट, और आगे चल करके यही जो है कि मूवमेंट चिपको आंदोलन के नाम से फेमस हुआ। अब सबसे पहला प्रश्न है कि आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ था। तो देखिए, वर्तमान समय में उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जो रीजन एरिया है, वहाँ के चमोली नामक जो कि डिस्ट्रिक्ट है, उस चमोली नामक जो कि डिस्ट्रिक्ट के रैड़ी गांव में, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य का गढ़वाल एक रीजन है, भाग का नाम है, उस गढ़वाल रीजन के चमोली नामक डिस्ट्रिक्ट में रैड़ी गांव से जो है कि इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन को शुरू करने का जो या नेतृत्व करने का श्रेय गौरा देवी नामक महिला को जाता है। मतलब ये आंदोलन गौरा देवी ने शुरू किया था, लेकिन इसको फेमस करने का या विश्वव्यापी, विश्व स्तर पर जो पहुंचाने का जो श्रेय है, वह सुंदरलाल जो कि बहुगुणा को मुख्य रूप से जाता है। अब इसमें क्या बताया गया कि चिपको मूवमेंट वाज प्राइमरली स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा विथ चंडी प्रसाद भट्ट एंड लोकल विलेज वुमेन लीड बाय गौरा देवी इन 1973। मीनिंग कि 1973 में इस आंदोलन को उत्तराखंड, उस समय में क्या था, उत्तर प्रदेश का ही भाग था, वर्तमान में उत्तराखंड में वो एरिया चला गया है। तो उत्तराखंड का जो गढ़वाल रीजन है, गढ़वाल रीजन के चमोली जो जिले का नाम है, चमोली जो कि जिले के रैड़ी गांव से इस आंदोलन को शुरू किया गया था, और इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जो है वह वहाँ पर गौरा देवी को जाता है। लेकिन इस आंदोलन को विश्वव्यापी बनाने का श्रेय, फेमस करने का जो श्रेय है, वह सुंदरलाल जो बहुगुणा जी और चंडी प्रसाद भट्ट जी को जाता है। मूवमेंट स्टार्टेड इन, वही बता रहे हैं, जो कि चमोली, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, उस समय उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, वर्तमान में ये भाग जो है कि उत्तराखंड में चला गया है। तो उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के
डिस्ट्रिक्ट एक है चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट के रैड़ी गांव से इस आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय मतलब गौरा देवी को जाता है। लेकिन फेमस करने का, विश्वव्यापी इसको मतलब लेवल पर ले जाने का या सब जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया था वह सुंदरलाल जो बहुगुणा जी और चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा किया गया था। और एक पहला ये ऐसा आंदोलन था जो पूर्ण रूप से देखा जाए तो महिलाओं का आंदोलन था, या महिलाएं किसी आंदोलन के लिए इतना बढ़ चढ़कर भाग ली थी। इसके पीछे का रीज़न यही था कि उस एरिया में ठेकेदारों के द्वारा, कंट्रैक्टर के द्वारा जो फॉरेस्ट थे, जो पेड़ पौधे थे, उनको बहुत बुरी तरीके से काटा जा रहा था। तो उसी पेड़ पौधों को बचाने के लिए वहाँ की महिलाएं क्या करती थीं कि वो अपना ग्रुप बना करके जो प्लांट होता उसके स्टेम की चारों तरफ एक तरीके से उनको हक कर लेती थी, उनको गले लगा लेती थी। मीनिंग कि अगर आप लोगों को पेड़ काटना है तो पहले आप लोग हम लोगों को काटेंगे, उसके बाद पेड़ काटेंगे। तो इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा, क्योंकि महिलाएं क्या करती थी, प्लांट जो था पेड़ पौधों के तनों को जो कि पकड़ करके चिपक जाती थी। तो ये हिंदी का शब्द है, इसलिए इसका नाम जो कि चिपको आंदोलन पड़ गया। अब देखिए आगे इस आंदोलन के जो सूत्रधार थे वह किसके आंदोलन से प्रभावित थे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाई 1730 हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ अमृता देवी एंड हर कम्युनिटी इन राजस्थान। इनका जो आंदोलन था, या ये लोग जो आंदोलन किए, किससे जो प्रभावित होकर के, तो यह मूवमेंट जो था इंस्पायर्ड था 1730 में एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था राजस्थान में, और इस आंदोलन की सूत्रधार अमृता देवी जी थी और उनके कम्युनिटी के लोग थे। तो इससे प्रभावित होकर के इन लोगों ने जो है कि इस आंदोलन की जो है कि शुरुआत की थी। हिंदी वर्ड चिपको रिफर टू हगिंग ट्री, मतलब प्रोटेक्ट देम। चिपको जो शब्द क्यों दिया गया, तो इसके पीछे का रीजन है कि चिपको शब्द क्या हिंदी भाषा का शब्द है। इसका मीनिंग एसेंस बस इतना ही है कि इसमें महिलाएं पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनके तने को पकड़ करके चिपक जाती थी। ये मीनिंग आप लोग पहले हमें काटिए फिर पेड़ों को काटिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इसका नाम चिपको पड़ा और इस आंदोलन को गति मिली। आगे बता रहे हैं मिस्टर जो कि बहुगुणा, ठीक है, जो प्रेजेंटेड प्लान फॉर जो प्रोटेक्टिंग सॉइल एंड वाटर थ्रू बैन ऑन ट्री फेलिंग इन हिमालयन रीजन एट जो मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम हेल्ड इन लंदन इन जून 1982। मीनिंग कि जून 1982 में सुंदरलाल जो कि बहुगुणा जी के द्वारा, जैसे बताया गया कि आंदोलन 1973 में शुरू हुआ और 1982 के जून के पहले आंदोलन क्या था, पूरा विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में फैल चुका था और विश्व के अलग अलग कोनों से बहुत बड़े लेवल पर क्या था, लोगों का सपोर्ट जो कि इनको मिल रहा था। और सुंदरलाल जो मतलब बहुगुणा जी थे, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इन्वायरमेंट के अध्ययनकर्ता थे या उसके बारे में चिंतन करने वाले थे। तो इस समय तक 1982 तक इतने फेमस हो चुके थे, इतने पॉपुलर हो चुके थे पूरे विश्व में कि इनको इनवाइट किया गया था कि आप अपना जो कार्यक्रम है उसका एक प्लान, उसको आप वहाँ पे आके जो कि रिप्रेजेंट करिए। तो ही बताया गया कि आपने ये प्लान एक मतलब जो कि वहाँ पे प्रेजेंट किया था कि हम सॉयल और वाटर को, पौधों की डिफॉरेस्टेशन को या पौधों की कटाई को रोक करके हम लोग पानी और मिट्टी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस टॉपिक पर इन्होंने यूनाइटेड नेशन के इन्वायरमेंटल प्रोग्राम में जो लंदन में जून 1922 को हुआ था, वहाँ पर इन्होंने अपने प्लान को जो कि प्रेजेंट किया और इनका प्लान विश्वव्यापी रूप में स्वीकार किया गया और बहुत फेमस हुआ। अब देखिए आगे बता रहे हैं कि जो कि मिस्टर जो कि बहुगुणा एंड हिज डेडिकेटेड वर्कर मार्च्ड
3000 किलोमीटर फ्रॉम गढ़वाल टू सिलीगुड़ी। मीनिंग कि इस कार्यक्रम को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए, फेमस करने के लिए सुंदरलाल जो मतलब बहुगुणा जी थे और उनके प्रति जो डेडिकेटेड, उनके प्रति जो समर्पित कार्यकर्ता थे, ये अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को लेकर के 3000 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने किया था। मीनिंग कि उत्तराखंड के गढ़वाल से यात्रा शुरू हुई और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक गई थी। और इस 3000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान क्या था, इन्होंने जिन जिन गांवों से, जिन जिन शहरों से, एरिया से यात्रा गुजरी, सबको इसके बारे में बताते हुए, समझाते हुए इतनी लंबी यात्रा की। और ये धीरे धीरे यात्रा क्या था, जिसे बताया गया पूरे विश्व का एक तरीके से भाग या पार्ट बन गया। Peoples from France, Sweden, Germany and other country approaches मिस्टर बहुगुणा। मीनिंग कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व से, विश्व के कोने कोने से, अलग अलग जो कि कंट्री से इनको सपोर्ट मिलने लगा। और इसलिए क्या था कि ये जो आंदोलन था एकदम 100% कहें कि अपने मतलब जो कि सफलता के चरम पर पहुंचा। और ये आंदोलन का परिणाम ही था कि अभी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि उस समय की तत्कालीन जो मतलब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने तत्कालीन जो डिफॉरेस्टेशन की जो प्रक्रिया थी उस पर तत्काल 10 साल तक के लिए बैन लगा दिया। अब देखिए फिर इसके बाद एन इंटरनेशनल जो कि मीटिंग हेल्ड ऑन जून 5 इन स्टॉकहोम टू जो कि ठीक है, जो कि सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे एंड गिवन इट्स नेम चिपको आंदोलन। मतलब इसके पहले तक क्या था कि इसको चिपको मूवमेंट के नाम से हम लोग जानते थे, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग का आयोजन हुआ 5 जून को स्टॉकहोम में, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए। और इसी दिन जो चिपको मूवमेंट था इसको एक व्यापक नाम चिपको आंदोलन जो कि दिया गया। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में ये जो 3 पॉइंट हैं एग्जाम में पूछा गया है कि चिपको जो मूवमेंट या आंदोलन था उसका प्रमुख स्लोगन क्या था, उसका 5F प्रिंसिपल क्या था और उसका मेजर सक्सेस क्या था। तो देखिए स्लोगन जो था वह था इकोलॉजी इज़ द परमानेंट इकोनॉमी। मतलब किसी देश के लिए, किसी राष्ट्र की जो इकोलॉजी है वह उस देश की, उस राष्ट्र की क्या है, परमानेंट इकोनॉमी है। इस कारण से क्या था कि पेड़ पौधों को क्या है, बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना हमारा दायित्व है या अनिवार्य है। 5F प्रिंसिपल्स तात्पर्य ये था 5F से कि जो हम लोग प्लांटेशन करें तो वह लोकल नीड के अनुसार करें, ऐसे पौधों का प्लांटेशन करें जो जिनसे हमें क्या क्या मिले, फूड, फोडर, फ्यूल, फाइबर और फर्टिलाइजर। इस रिस्क को हम क्या कहा गया, 5F प्रिंसिपल ऑफ चिपको मूवमेंट। अब मेजर सक्सेस में यह है कि जब ये आंदोलन व्यापक तौर पे जो है कि फेमस हुआ तो इसका प्रभाव क्या था, मतलब विदेशों में भी पड़ा और विदेशों से जो प्रभाव या जो जन समर्थन मिला उससे प्रभावित होकर के उस समय की जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने इस पर कहीं कि 10 साल या मैक्सिमम जगह 15 साल लिखा हुआ कि 15 ईयर के लिए इस पर बैन लगा दे। तो वही बता रहे इसका किस सक्सेस यही था कि 15 ईयर बैन ऑन कमर्शियल ट्री फेलिंग इन हिमालयन रीजन बाई PM इंदिरा गांधी इन 1980। और 1980 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा जिस एरिया में पेड़ों की कटाई के लिए इस तमाम जो आंदोलन मतलब शुरू किया गया था, तत्काल उस पर इन्होंने 15 साल तक के लिए बैन लगा दिया। क्योंकि ये आंदोलन का एक शर्त ये भी थी कि जो पौधों को हम लोग इतने बुरी तरीके से काट रहे हैं और उनको फिर ग्रो करने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो अगर कहीं किसी एरिया में हार्वेस्टिंग हो रही है, एक बार मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है पौधों का, तो अगर हम लोग उसको कुछ समय 10-15 साल का अगर हम लोग रेस्ट दे दें तो फिर से क्या करेगा, प्लांटेशन हमारा ग्रो कर जाता है। अब देखिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सजेशंस मेड बाय चिपको मूवमेंट।
चिपको आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या क्या सुझाव दिया गया। अगर हम लोग इन सुझावों को, जो 12 पॉइंट है, इस सुझाव को अगर हम लोग फॉलो करें, माने, तो हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी को, अपने इकोसिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। देखिए पहला क्या था, क्या सुझाव दिया गया कि ऑल कमर्शियल ग्रीन ट्री फेलिंग शुड स्टॉप्ड। सबसे पहली शर्त यही थी इस आंदोलन की कि जितने ऐसे कमर्शियल जो प्रोग्राम हैं जिनके तहत पेड़ पौधों की, ग्रीन पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, उन पर तत्काल रोक लगाई जाए। दूसरा पॉइंट, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मतलब जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं वही कॉन्ट्रैक्ट चलते रहें, उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कार्य किया जाए। एक्स्ट्रा अदर्स कोई नया कॉन्ट्रैक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एंट्री न कराया जाए, क्योंकि जब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट इंटर होगा तो क्या करेगा, वो और व्यापक जो कि लेवल पर क्या करेगा, पेड़ पौधों की कटाई करेगा, डिफॉरेस्टेशन को बढ़ाएगा। तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जारी न किया जाए। तीसरा जो सुझाव था, ए मैसिव प्रोग्राम फॉर सेटिंग अप बायोगैस प्लांट। एक बड़े लेवल पर, मैसिव का तात्पर्य यहाँ पर क्या, व्यापक बड़े लेवल पर बायोगैस प्लांट का प्रोग्राम बनाया जाए या बायोगैस को स्थापित किया जाए, जिससे क्या है कि जब हम लोग बायोगैस का उपयोग करेंगे उसके तमाम सारे जो लाभ हैं, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो हमारा पर्यावरण की समस्याएं हैं, अन्य समस्याएं क्या कि वो हमारा कम होंगी। ठीक है। अब बायोगैस का मीनिंग क्या होगा कि जो तमाम सारे अपशिष्ट, कचरे, ये सब चीज़ें निकल रहे हैं उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सहारा लेकर के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से डिकम्पोज करके उससे हम एनर्जी प्राप्त करें। चौथा पॉइंट है, प्लांटेशन ऑफ ट्री फॉर फूड, फोडर, फ्यूल, फाइबर एंड फर्टिलाइजर। जो पौधों का प्लांटेशन किया जाए, जैसे कोई भी एरिया है तो हर एरिया में हम एक ही पौधों का प्लांटेशन नहीं करें। पौधों का जब प्लांटेशन करें तो ध्यान रखें कि उस एरिया के लोकल लोग हैं उनकी क्या डिमांड, उनके नीड के अनुसार ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जो उस लोकल एरिया के लोगों की नीड को पूरा कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से इस बात को हम लोग ध्यान रखें, ऐसे पौधों को प्लांटेशन में लगाएं या यूज करें जिनसे हमें भोजन मिल सके, चारा मिल सके, ईंधन मिल सके, फाइबर मिल सके और फर्टिलाइजर के रूप में यूज हो सकें। पांचवा पॉइंट है, ऑल ब्रांचेज ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुड बी मर्ज्ड। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कई सारी ब्रांचेज हैं, तो जब डिपार्टमेंट अलग अलग होता है तो सब लोग अपने मनमाना कार्य करते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जितनी अलग अलग ब्रांचेज हैं सबको हम एक ब्रांच में, मेन ब्रांच बनाकर उसमें मर्ज कर दें। तो जब एक ब्रांच रहेगी किसी चीज़ को कंट्रोल करने का, तो अपने हिसाब से सबको संतुलित ढंग से क्या करेगी, उसके लिए कार्य करेगी। और बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज होने पर समस्या होती है कि सब ब्रांचेज अपने मनमाना कार्य करते हैं, किसी पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। तो सभी ब्रांचेज को हम लोग मर्ज कर दें, एक ब्रांच बनाएं, तो एक ब्रांच के द्वारा जब चीज़ें कंट्रोल होंगी तो वह सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे। और छठा पॉइंट है, रिक्लेमिंग ऑफ एरिड लैंड्स। मतलब ऐसे एरिया जो निर्जल हैं या ऊसर बंजर टाइप के एरिया हैं, तो उनको भी धीरे धीरे क्या किया जाए, उनमें सुधार किया जाए, उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जाए, जिससे वहाँ पर भी हम लोग आसानी से पेड़ पौधों को लगा सकते हैं, वनस्पतियों को ग्रो करा सकते हैं। तो जो निर्जल या ऊसर या बंजर टाइप की ज़मीन है उनको भी हम सुधार करने का प्रयास करें। सातवां पॉइंट था, इनकरेजिंग फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। मतलब ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग प्राथमिकता दें, ऐसे इंडस्ट्री को जो कि बढ़ावा दें जो फॉरेस्ट पर आधारित हों। तो जब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री को हम लोग बढ़ावा देंगे तो फिर क्या होगा, फॉरेस्ट की हम लोग देख रेख करेंगे, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। आठवां पॉइंट है, पब्लिक एजुकेशन ऑन इकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें लोगों को जागरूक करना है किसी भी टॉपिक के बारे में तो उसको हम लोग क्या करें, सिलेबस में शामिल करें। और जब सिलेबस में हर लेवल पर, जैसे क्लास 5th से लेकर के अगर हम लोग पर्यावरण के बारे में देखें तो क्लास 5th से लेकर के क्या इंटर तक, BSc MSc तक क्या करें, इसको एक सिलेबस के पेपर के रूप में शामिल कर दें।
जैसे छोटे लेवल के बच्चे तो उनको उस हिसाब से उनके लेवल के अनुसार इसके मतलब जो कि गहराई को हम लोग बढ़ाते जाएं। तो जब सिलेबस में शामिल करेंगे हम लोग तो उसमें क्या, अगर हर बच्चा क्या करेगा, उसको नहचा के भी अगर उसको पढ़ेगा तो उसके बारे में उसको जानकारी मिलेगी कि प्लांटेशन से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से हमें क्या क्या लाभ है, और उसके प्रति क्या करेगा, वह जागरूक होगा। और जब जागरूक होगा तो वह खुद स्वतः उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको बचाने का प्रयास करेगा। तो वही मीनिंग है कि पब्लिक एजुकेशन ऑन इकोलॉजी। नवा पॉइंट है रिविजन्स ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी। मतलब फॉरेस्ट से संबंधित जितनी पॉलिसी बनाई गई हैं उन पॉलिसी को हम क्या करें, उनका रिवीजन करें, उसमें जानने का प्रयास करें कि उनमें क्या क्या कमियां हैं। अगर उन पॉलिसी में कोई समय के अनुसार कोई कमी है, कोई समस्या है, तो उन पॉलिसी को हम रिवाइज करके नए समय के अनुसार उसको हम और स्टैंडर्ड बनाएं। 10वां पॉइंट है फोकस ऑन लोकल नीड्स। कहीं पर अगर हम लोग फॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे रहे हैं तो हमें ध्यान रखें कि वहाँ लोगों की आवश्यकता क्या है। किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांटेशन हो रहा है तो वहाँ की जो पब्लिक है उनकी मेंटलिटी क्या है, वह किस प्रकार के पौधे हैं जिनसे उनको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो ऐसे पौधों को हम लोग क्या करें, बढ़ावा दें। तो जब हम ऐसे पौधों को बढ़ावा देंगे तो इससे जब लोकल लोगों की जब डिमांड पूरी होगी तो लोकल जो पब्लिक वहाँ की होगी, जो लोकल कम्युनिटी होगी, उनको बचाने का, उनको संरक्षित करने का काम भी करेगी, जिससे उनका ग्रोथ क्या होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा। अगला पॉइंट है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल्स इन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा सुझाव दिया गया है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में इन्वायरमेंट को, पेड़ पौधों को, फॉरेस्ट को जो सुरक्षा देने का जो कार्य है, तो कई बार होता है कि जैसे किसी कंपनी को अगर किसी फॉरेस्ट का देख रेख करने के लिए यहाँ पे लोगों को मतलब नियुक्त कर दिया जाता है, तो जब लोकल पब्लिक को सपोर्ट नहीं रहता है तो कोई बाहरी व्यक्ति अगर वहाँ आए जॉब करेगा तो क्या करता है, 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे की ड्यूटी दिया, उसके बाद तो चला गया। और जब हम पेड़ पौधों को या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल लोगों को अगर वहाँ पे हम लोग जॉब देंगे, लोकल लोगों का अगर हम पार्टिसिपेशन करेंगे, तो लोकल लोग बेशक 12 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की ड्यूटी करेंगे, लेकिन वो 24 आवर्स उनका ध्यान रहेगा कि वो कोई व्यक्ति बाहरी आकर के पेड़ पौधों को नुकसान न पहुँचाए। और जब हम लोकल लेवल पर बाहरी लोगों को देख रेख के लिए अगर मौका देंगे तो इसकी डिमेरिट एक ये हो जाती है कि बाहरी लोग जितने समय जॉब करेंगे वो देख रेख करेंगे, जैसे वह जाएंगे लोकल कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े लेवल पर उसका नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये पेड़ पौधों के देख रेख के लिए, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हर एरिया में हम लोकल कम्युनिटी को, लोकल लोगों को हम क्या करें, इन्वॉल्व करें। तो जब लोकल लोग रहेंगे तो ड्यूटी तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की करेंगे, वो 24 घंटे उनको देख रेख का काम करेंगे। तो इससे क्या जगह इन्वायरमेंट हमारा हेल्दी रहेगा। और लास्ट पॉइंट आता है पाइन ट्री डैमेज फॉर रेजिन शुड रेस्ट फॉर 10 ईयर। मीनिंग कि उस हिमालयन रीजन में जो पाइन का प्लांट था जिसको रेजिन प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे डैमेज कर दिया गया, तोड़ गया, काट दिया गया था, तो एक शर्त ये भी थी कि कम से कम 10 साल का उनको रेस्ट दिया जाए। मतलब 10 साल तक दोबारा वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन न हो या वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की एंट्री न हो, जिससे क्या हो 10 साल में वो पौधे दोबारा से अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है। अब अगर हम लोग आज के वीडियो की समरी के रूप में देखें तो सबसे पहला प्रश्न है कि चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन क्यों इसका नाम पड़ा। तो इसका कारण यह है कि ये जो आंदोलन था वह पौधों को या फॉरेस्ट को काटने से रोकने के लिए था, और इस आंदोलन को मतलब बढ़ाने का, आगे ले जाने का श्रेय मुख्य रूप से वहाँ की महिलाओं को था। और महिलाएं क्या करती थी कि पेड़ों की कोई कटाई न करे, अपना ग्रुप बना करके उसके स्टेम के आसपास, तने के आसपास चिपक जाती थी या पौधों को हक कर लेती थी, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। इस आंदोलन को शुरू करने का जो श्रेय है, सबसे बड़ा श्रेय अगर जो जाना चाहिए, वह उस समय उत्तर प्रदेश, वर्तमान समय में उत्तराखंड जो राज्य है,
कि उसके गढ़वाल रीजन में चमोली जो ज़िले का नाम है, और उस चमोली जो कि ज़िले के रैडी गांव से दुर्गा देवी नामक जो है कि महिला के द्वारा, जिसे यहाँ जो इसमें बताया गया इसमें गौरा देवी, तो गौरा देवी के द्वारा क्या था, इस आंदोलन को शुरू किया गया था। लेकिन इसको फेमस करने का श्रेय, विश्वव्यापी बनाने का श्रेय किसको जाता है? सुंदरलाल जो बहुगुणा जी को और चंडी प्रसाद भट्ट जी को। ठीक, अब ये आंदोलन जैसे धीरे धीरे शुरू हुआ, क्या था, ये अपना विस्तार लेता गया और लोगों का सपोर्ट, जो जन जन का सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पे क्या हुआ, बढ़ता गया। और जब इस आंदोलन को विदेशों से भी सपोर्ट जो कि मिलने लगा, तो तत्कालीन भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा इस कॉन्ट्रैक्ट को रोकने के लिए। और उस समय की तत्कालीन जो मतलब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया गया और लगभग 15 साल तक क्या था, दोबारा से उस एरिया में पेड़ पौधों की कटाई पर बैन लगा दिया गया। और जो सुझाव, इस आंदोलन का जो सुझाव दिया गया, सुझाव का उद्देश्य यही था कि अगर हम उस सुझाव को फॉलो करें तो इसका लाभ हमें ये मिलेगा कि हमारा इकोसिस्टम, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, अच्छी होगी, रिच होगी। और जिसका सबसे ज़्यादा लाभ क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा लाभ जो है कि हम लोगों को मिलेगा। इसका स्लोगन क्या था, कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा वाइवा में, तो इसका स्लोगन था इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। 5F प्रिंसिपल क्या है, तो 5F का मतलब 5F से तात्पर्य था फूड, फोडर, फ्यूल, फाइबर और फर्टिलाइजर। और मेजर सक्सेस यही था कि इस आंदोलन से मतलब प्रभावित होकर के या विश्वव्यापी जो कि समर्थन मिलने से 15 साल तक के लिए क्या था, वनों की कटाई पर तत्काल रोक लगा दी गई। तो ये था आज का वीडियो। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक सुनिए, आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे हमें क्या हो, एक फीडबैक, हमें एक एनर्जी मिलती रहे। धन्यवाद।